प्यारे साथियों, हमारा अभिवादन आप लोग स्वीकार करें। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को उज्जवल भविष्य के लिए और संभावित उत्तर प्रदेश जुडिशरी के परिणाम के सकारात्मक होने की बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी भी परीक्षा का परिणाम हो वो बेचैन करता है, पढ़ने नहीं देता, लय बिगाड़ देता है। कितनी भी कोई सांत्वना दिलाए, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जो लॉन्ग प्रोसेस में है, जो मल्टीपल बेनिफिट दे सकता है। हमको उस समय में करने में बहुत असुविधा हो सकती है, उस समय में हम उसको नहीं कर पाते हैं जब हमारे लिए समय सीमित हो जाता है। लेकिन ये बात इस समय चर्चा में लाने पर ही मन टिकता ही नहीं। आपको बताऊं, आपके सिलेबस में जो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का हिस्सा है उसमें चार्ज फ्रेमिंग है। आपसे क्या पूछता है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही हल्के फुल्के माइंड से जानने समझने के लिए चर्चा में ला रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया है कि आप कल्पना कीजिए आप मजिस्ट्रेट हैं और आपके पास 411 आईपीसी की चार्जशीट आई है। आपको चार्ज फ्रेम करना है, या इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, या दूसरे तरीके से कह देता हूँ एक और प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई स्टोरी नुमा कहानी दे दी जाए और कहानी इस तरीके से है जिसमें किसी पनिशमेंट का डिफिनीशन सेक्शन दिया गया है, या आप ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को डील करते समय मान लीजिए कोई मामला चीटिंग का है, मान लीजिए कोई मामला चीटिंग का है। जैसे एक इंटरेस्टेड चर्चित कहानी अचानक मुझे याद आ गई। एक कहानी है, यदि सभी अधिवक्ता बंधु और बहन ध्यान दी से सुने, कि एक वेश्या है, वो अपने ग्राहक को जानबूझकर यह नहीं बताती कि वो किसी विशेष संचरित रोग से ग्रसित है। ठीक है, ये बताती नहीं और उसको उत्प्रेरित करती है सहवास करने के लिए। वह व्यक्ति सहवास करता है और जिस रोग से वो संक्रमित है, ऐसे कह सकते हैं विशुद्ध हिंदी में रतिजन्य रोग, तो उस रतिजन्य रोग से वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसी ठीक प्रकरण से अगर आपसे पूछा जाए कि आप चार्ज फ्रेम करिए, तो जानते हैं 9 बच्चे में, यहाँ तक कह रहा हूँ जो वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं उनकी भी गलती हो सकती है। ये हमारे माइंड में फटाक से क्या चलेगा, चीट किया उसे, चीट किया उसे। तो आप जानते हैं चार्ज फ्रेमिंग में मजिस्ट्रेट क्या करता है कि आपको मैं फला 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 अपराध में दोष सिद्ध करता हूँ, सॉरी फरे फड़ा फड़ा अपराध के लिए आरोपित करता हूँ। चार्ज का मतलब आरोप लगाना हुआ। प्री में सवाल बनता है आरोप कौन लगाता है, तो जो बिल्कुल सतही ज्ञान वाला है वो ये समझता है गांव का झगड़ा है, एलिगेशन। जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा और बेहतर, लेकिन जो गहरा ना रहे उसको पता है कि मजिस्ट्रेट तो आरोप लगाता हूं। लेकिन वो इतना लिख के ही छुट्टी नहीं पा जाता, उसको कन्विक्ट करने के लिए आप पर विचारण होना चाहिए। तो आपको किस किस सेक्शन में, आप ये भी जानते हैं कि जितने थाने से जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें पुलिस वाले जिन जिन सेक्शन में एफआईआर दर्ज करके वहाँ पहुँचाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सारे सेक्शन को मजिस्ट्रेट एलिगेशन के तौर पर, चार्ज के तौर पर एक्सेप्ट करे।
घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, अपने तरफ से जोड़ सकता है। ये सब अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हम इस सवाल पे जो भी पूछे हैं आपसे, चार्ज फ्रेमिंग में जो ये लिख के आएगा कि 415 लिख के आएगा, और जो 417 लिख के आएगा, और बाद में सड़क पर चिल्लाएगा कि हम तो यार सही लिख के आए थे, कैसे हमें नंबर नहीं मिला, आरटीआई से जब नंबर चेक करेगा। तो कॉमन सेंस से समझिए कि पनिशमेंट जिसमें है, आईपीसी के जिन सेक्शन में पनिशमेंट में है, 300 में थोड़े एफआईआर होती है, 302 में होती है ना। लेकिन आपको बताऊं, अगर अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होगा, यानी उसकी नॉलेज में चतुर्दिक प्रगति हुई होगी, मैच्योर होगा, तो वो एलिगेशन में 2 सेक्शन मेंशन कर सकता है। एक 417 तो करेगा ही, 269 भी कर देगा। कन्विक्ट करना तो मजिस्ट्रेट का काम है, मजिस्ट्रेट करेगा ही। लेकिन यहाँ एज ए मजिस्ट्रेट आपकी स्किल को देखा जा रहा है, आपने कितना देन किया है आईपीसी का। ये मैं क्रिमिनल का खैर बात कर रहा हूँ, चार्ज फ्रेमिंग में विवादक तथ्य नहीं तय हो रहे हैं, सिविल सूट नहीं है, ये चार्ज क्रिमिनल सूट है। तो क्या ये समय जो डिलेमा वाला चल रहा है, इसी प्रकार की स्टोरी में कुछ जिज्ञासा से बड़ी समस्याओं में अपने आप को नहीं हम डाल सकते? पढ़ें। हम आपसे पूछते हैं, क्या ये सवाल बिहार जे में प्री में आ सकता है कि नहीं आ सकता? उत्तराखंड जे के प्री में आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताइए। अगर आ सकता है, सगरों जहान आ सकता है, ये तो का पढ़ने में बुरा है? एक पंथ दुई काज, कम से कम इस पीरियड में पलट लीजिए सीआरपीसी, आईपीसी, अनुसूची वगैरह देखिए। बेलेबल नॉन बेलेबल देखना जरूरी है। संज्ञेय कैसे मामले को मानेंगे भाई? सूची ऊची देख लीजिए कायदे से। चार्ज फ्रेमिंग का जो विहित रीतियां हैं अनुसूचियों में, पलटिए उसे, प्रारूप संख्या पे देखिए क्या क्या है। अचार डालने के लिए पड़ा है वो जब आप एचजेएस बनेंगे, जूनियर डिवीजन में बनेंगे, ट्रेनिंग लखनऊ जेटीआरआई में जब सिखाया जाएगा तब खोलेंगे, अभी खोलेंगे तो पाप हो जाएगा। अच्छे अच्छे एपीओ वो 4 विषय के मास्टर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सिविल सूट की वो बढ़िया फ्रेमिंग कर ले जाएं। आप ध्यान रखिए, चाहे जहाँ का सिलेबस हो, क्रिमिनोलॉजी का ट्रेंड बनाता है वो, सिविल का ट्रेंड नहीं बनाता। सीपीसी एपीओ के सिलेबस में है क्या? मुझे तो आश्चर्य एपीओ के संदर्भ में कहते हुए हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे कैंडिडेट को जाता हूं जिन्होंने दूसरे से नहीं मुझसे कहा, और वो पद पे पदासीन है, कि मैंने सीपीसी का डायरेक्ट लिया ही नहीं था। ये संभव है कैसे? लैंग्वेज में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, जीएस में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, क्या ज़रूरत है 40 नंबर का प्लेंट तैयार करने के लिए भाई? आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, ज़िंदगी भर आप उस अधकचरे ज्ञान से रहेंगे। हो सकता है आर्डर लिखने के लिए किसी से पूछें, या गूगल का ज़माना है, सर्च करें। लेकिन ये तो है ना कि आपको आता नहीं है, तो क्या ये आना ना आने वाली स्थिति को भरा नहीं जा सकता? इस पीरियड में रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं यूटिलाइज करना टाइम को। इसीलिए मैंने रोचक कहानी देकर के आपका ध्यान उधर, मुझे नक्की यकीन है कि मेरे इस वीडियो में पिछले 8 मिनट में कहे गए इन कहानी से तमाम अधिवक्ता बंधु जरूर पलटेंगे। और ये पलटना यूं ही नहीं होगा, आप आश्चर्य मानेंगे। आप जब ये सब करेंगे, उसी में से जो खुद से पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा आफ्टर रिजल्ट, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की 15 क्लास होगी, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा। लेकिन आज की बात उद्वेलित करने के लिए है कि खाली समय को व्यथा कथा में नहीं, 1-2 दिन हो गया, आएगा जब रिजल्ट आएगा, उपयोग करिए उसका। नहीं मन में लगता है प्री लेवल पे पढ़ने का मीन्स, तो कुछ ऐसा पढ़िए जो अभी तक नहीं पढ़े, तो उसमें नएपन के प्रति मस्तिष्क दौड़ता है। खुद से फ्रेम करिए, प्रॉब्लम को ढूंढिए, खुद से फ्रेम कीजिए, गलतियां खुद पकड़ लीजिए। कर सकते हैं आप लोग। और क्या करेंगे? सोसाइटी है ये, सोसाइटी में बहुत ध्यान देने से बर्बाद होता है। हाँ,
एक बात पे मैं ज़रूर सहमत हूँ आप सभी से, वो बात मैं कहना भी चाहूँगा। कहते नहीं कितनों बातें कर लीजिए, लेकिन जेब अगर गर्म नहीं है ना तो हर चीज़ काट खाने को दौड़ती है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में चर्चित कहावत मैं शेयर करूँगा कि जिसके पैसा होता है उसके कूड़ा भर अकिल होता है। कूड़ा समझते होंगे शहर की बच्चियां बहनें, हो सकता ना समझ पाएँ, लेकिन देहात में रहने वाला व्यक्ति, ग्रामीण परिवेश में रहने वाला कूड़ा समझता होगा। वो पुराने ज़माने में अक्सर या तो सरसों रखने के लिए या गुड़ में एक थोड़ा सा गीला टाइप का होता है, ग्रामीण इलाके में उसको ग्राब बोला जाता है, लेकिन उससे उस ज़माने में रस घोल के पिया जाता था, वो भी रखा जाता था कूड़े में। कूड़ा भर मतलब कूड़े को बड़े का बर्तन, ऐसा समझे कि बिग स्पॉट। तो जिसके पैसा होता उसको कूड़ा भर अकल, मतलब उसको अकल बतानी नहीं पड़ती, सारी अकल की जड़ पैसा है। ऐसे ही आप इस तैयारी के दरमियान हमसे जो बच्चे बातचीत करते हैं, मैं ये बातें किसी के उपहास के लिए नहीं, परिस्थितियों को यथावत वस्तुतः प्रकट करने के लिए कह रहा हूं। गरीबी अर्थाभाव बहुत जटिलतम समस्या है, और हम लोग जिस उम्र में हैं, मैं कहता हूं 18 के बाद, 20 के बाद कोई भी युवा हो, डिपेंडेंसी किसी के प्रति होती ही है। मेरे पास फ़ोन करने वालों में 98% उम्र कोई भी हो, अधिवक्ता बंधु और बहन किसी के ऊपर निर्भर हैं, और ये मुझे बहुत अखरता है। यकीन बताऊं, अगर मैं खुद सक्षम होता तो मैं ऐसे किसी पर निर्भर व्यक्ति पर, चाहे वो अधिवक्ता बहन हो या बंधु, जो भी हमारी बात सुन रहा है, मैं पक्की इरादे से कह रहा हूँ, परमात्मा अगर मुझे इतना समर्थ करे तो मैं इस पीढ़ी में, सरकार एक योजना चला रही है कि कोचिंग पढ़ाने के लिए अपने तरफ से वो टीचर दे रही है, आप पढ़िए जाके। मेरी आत्मा में ये उद्गार आता है कि जिस अवस्था में, जब स्टूडेंट लाइफ में खुद मैं पर निर्भर रहा हूँ, उस स्थिति में जब मैं अपने सह मित्रों को, सह अधिवक्ता बंधुओं बहनों को पा रहा हूँ, तो मन में एक उद्गार आता है, क्या कहा जाए इनसे, इतनी फीस बनती है। कचोटता है कि भाई जिस प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं, ये हमारा भाई और बहन भी गुजर रही है, कहाँ से लाएगी ये। पर निर्भरता किसी अभिशाप से कम नहीं होती। अगर आप 30 के क्रॉस हैं तो किसी के ऊपर, मैं कहता हूँ आप अपने हस्बैंड पे, अगर आप, ऐसा भी संजोग हो सकता है, बहुत सारे बॉयज़ में हमारे अधिवक्ता बंधु भी होंगे जिनकी पत्नियां जॉब में होंगी, वो भी निर्भरता है। लेकिन हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, तो इसमें अधिकतर पुरुष सेवा में होता है। हमारी बहनें, माताएं गृहलक्ष्मी मानी जाती हैं, इनका घर का काम करना है। ये सब जमाना जा रहा है, जैसे धूल झाड़ के उड़ जाए, ऐसे तितली की तरह उड़ जा रहा है ये। आने वाले समय में एक प्रकट उदाहरण देता हूँ। आज के 4 साल पहले एनसीटी की मान्यता के अनुसार जब बीएड बहुत ही कीमती था, आज भी है, लेकिन तब कुछ ज़्यादा था। आज भी आप देखें, एंट्रेंस टेस्ट पे कितनी बहनें अंदर एग्ज़ाम दे रही होती हैं, मैरिज हैं, विवाह शादीशुदा हैं, और उनके पति महोदय वहाँ बच्चे के साथ खड़े हैं, वो अंदर एग्ज़ाम दे रही हैं। ऐसे जुडिशरी में होता है, किसी भी सेवा में हो सकता है। ये संकेत है भारत के उस उदीयमान भविष्य का जिसमें बहनें कमान संभाल रही हैं। और एक जब विडंबना देखिए, कितना वो पैसा कमा लें, हम कहते हैं वो आईएएस हों, उनके प्रभार में जिला कलेक्टरी हो, जिला का पूरा कामकाज हो, लेकिन आज भी हमारे समाज की मान्यता यही है, पुरुष चाहता है कि खाना वही बनाए। चूल्हा चौका वाला काम अगर डिजर्विंग वो है, महिला में अपना होता है, वो उनको इतनी फैसिलिटी होती है, सरकारी कर्मचारी को, उनको कलीग्स वर्कर मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसका अपना स्वाभिमान ना चाहे, वो ना करना चाहे, तो पुरुष से अपेक्षा करता है मुझे नहीं, यही करके दे दे, और वो खुशी खुशी कर भी देती हैं। क्या आप इस परंपरा को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अद्यतन बिल्कुल देख रहे हैं। हमारा समय बदला है, हम लोगों को अपने इस अकॉर्डिंग अपने मेथड को रखना चाहिए। तो जो बदले हुए समय में जो ये ट्रेंड बदला है कि हम महिलाओं और बहनों के प्रति
सिर्फ उदार मना होने से काम नहीं चलेगा, उनके अवसर को हम भी परखें, हम सहयोग करें। इसमें बड़ाई और छोटाईपन का कोई बात नहीं है। रथ भागता है जब दोनों पहिया बराबर चलता है। ये क्या है? गृहस्थी का रथ है। जिस उम्र में हमारी लगभग 80% की जो 300 सीट आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़का अगर 25 से 30 के बीच में भी लड़का या अधिवक्ता बंधु या बहन सेलेक्ट होगी, संभव है इसमें 30%, 20% आंकड़ा, 25%, 30% आंकड़ा नॉर्मली होगा जो शादीशुदा वालों का होगा, और अगर 30 के ऊपर है तो सेवरली होगा। कल मैं यही चर्चा कर रहा था ना कि अविवाहित, आज विवाहित पे चर्चा कर रहा हूं। उनकी दिक्कतें, हमारी मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। आपको ये क्यों भ्रम है कि केवल अविवाहित होना ही अनिवार्य शर्त है सफलता पाने की? सरासर गलत। बदलते हुए समय में इसको भांपिए। अगर इत्तेफाक से आपको पुत्र संतान नहीं है, पुरुष संतान नहीं है, तो आप और सतर्क हो जाइए। आपके लिए और प्लेटिनम काल है, गोल्डन काल से मैं ज़्यादा एक काल बता रहा हूँ। महिला युग है। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, समय दीजिए। उनके परिणय सूत्र के समय की बातें जब होंगी तब होंगी। उनकी आत्मनिर्भरता पे ध्यान दीजिए, वो खुद तय कर लेंगी। हमारी सोच में ये जो रूढ़िवादिता है कि हम ही, आज के करीब 2002 की बात बता रहा हूँ आपको, एक बड़ा रोचक आंकड़ा याद आ गया। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलेक्शन का बहुत वो रहता था। जो अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे थे, क्षत्रिय वर्ग से, नाम नहीं लूँगा, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके मुख से जब मैं 2001-2 की बात आपसे बता रहा हूँ, उससे सुना कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, अफसर बनेंगे, अपनी बहनों के हाथ पीले करेंगे, तो आपको बताऊं, मुझे अपनी पर्सनल थिंकिंग, मैंने सोचा ये विद्यालय यूनिवर्सिटी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, और इसका अध्यक्ष इतने लोगों के सामने कह रहा है गौरव के साथ कि हम जाएंगे साहब बन के तो अपनी बहनों के हाथ पीले, यानी बहनों को अपाहिज बना के रखा है। बहनें सिर्फ शादीशुदा होने के लिए हैं। ये मैं तभी चीख पड़ा था, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि सब टोटल सुन रहे थे उसको बहुत गौरव के साथ। आज भी ये बात सामान्य रूप से नहीं कही जा सकती, आज भी समाज वैसी स्थिति में, लेकिन काफ़ी शिथिलन आया है। हमें अपने बहनों बच्चियों पर, आत्मनिर्भरता पर ध्यान, वो खुद पैरों पर खड़ी हो जाए, डिसाइड कर लेंगी, हम भी पीछे पीछे डांस कर लेंगे नागिन, क्या दिक्कत है? सोच को खुला करना पड़ेगा, नहीं खोलेंगे तो जबरदस्ती नेचर खोलेगा, ग्लोबलाइजेशन। जिस पश्चिमी सभ्यता को लेकर के आप बल भर गाली देते हैं, ठंडे दिमाग से सोचें। जिस मल्टीमीडिया सेट से हम दोनों एक साथ हैं, ये मल्टीमीडिया सेट वेस्टर्न का देन है। वैज्ञानिक सारे संसाधन, सारी बुराइयां मत खोजिए भाई। बदलते समाज के दौड़ में विचारों को दुरुस्त करिए। हमें इतना थिंकिंग में नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि हम अपने बहनों को वो अवसर दें जैसे हम डिसाइड करते हैं अपने फैसले। ये ठीका ले रखा है, एक अच्छी खासी परंपरा पिछले 30 साल में चली है कि बाप परेशान रहता है, भाई भी परेशान रहता है, बहनों की शादी करनी है, बड़ा इशू बना रखा है। उसको पढ़ाना नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए दुनिया भर की बाधाएं, प्रपंच दिमाग में घोरा पड़ा है। वो पढ़ लेगी, अपने बल पे कुछ बन जाएगी, तो वहाँ परिवार की नाक कटने लगती है। ये मानसिकता बदलनी चाहिए हम लोगों की, खास करके तब जब हम अधिवक्ता हूँ। मैं प्रत्यक्ष अपना अनुभव बता रहा हूँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय किसी भी संस्था का मान मर्दन या किसी भी संस्था का सम्मान उसके द्वारा किए गए, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए व्यवहार से प्रकट होता है। उसके वो द्योतक हैं, वहीं से वो परिलक्षित होता है। भले वकालत कर लिया है, अच्छी खासी वकालत भी चलती है, अच्छे खासे मुकदमे भी आते हैं, लेकिन सोच गोबर वाली। ये नहीं होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के इतने खुली व्यू हैं, आप टपक के पकड़ते हैं, रूलिंग देते हैं बगैर रूलिंग के। अगर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि दो पक्ष को अपने विवाह चुनने के खुले अवसर होने चाहिए, क्या दिक्कत है आपको? इतना डर क्यों है? तो आज की बात इतना ही, नहीं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आपको हल्के फुल्के माहौल में रखेंगे।
कल यहीं से बात आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम अधिवक्ताओं को आगे आना होगा, अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने से रिश्ते में स्त्री के संदर्भ में कोई भी हो, फूआ हो, चाची हो, काकी हो, कोई भी हो, स्त्री हो अगर, तो उसके प्रति हमारी धारणा उसके परिवार के प्रति खुली होनी चाहिए। सपोर्ट कीजिए उसको, वो कूड़ा कबाड़ कचरा मत। आप इतना कानून के क्षेत्र में आकर अगर आप खुद ही ऐसा करेंगे तो सोसाइटी ऊंचे हाई क्लास के लोगों का नकल करती है। हम कहते हैं आप अपने शादी में सॉरी ऑर्केस्ट्रा पे मत खर्चा कीजिए, झूम झाम पे मत खर्चा कीजिए। बच्ची की ज़िंदगी का सोचिए, उसके जेब में उसका अपना पैसा हो, उसका अपना खीसा हो, अपना एटीएम हो, अपना पैन कार्ड हो। कब? जब विवाहित ना हो उसके पहले शपथ लीजिए अगर बच्ची पैदा हुई है, और धन्य मनाइए अगर केवल बच्ची है। ठीक है, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। 21 मिनट हो गया, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या आफ्टर रिजल्ट हम ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास भी चलाएंगे, 10 से 15 क्लास रहेगी, उससे जुड़ना चाहते हैं, हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, संक्षेपण से जुड़ना चाहते हैं, निबंध की क्लास चाहते हैं, यूपी और जूनियर डिवीजन जुडिशरी के सारे पक्ष से किसी भी टॉपिक से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, यही नंबर सदाबहार है, व्हाट्सअप 7705090393। ठीक है, मिलेंगे कल। हंसिए, हल्का फुल्का रहिए। अरे जमाना दादा बाबा वाला छोड़िए ना। रूढ़ी हो तो युक्त युक्त हो, उसमें कानून संगतता हो। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, रूढ़ी कुछ लेके भागेंगे? किस बात के कानूनविद हैं भाई? ठीक है, कल फिर मिलते हैं। सबको हमारा जय सिया राम, सबका कल्याण हो, मंगल हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।